Hello students, I'm your teacher for this lecture. Welcome to the MCQ discussion. In this lecture, we will discuss the multiple choice question on the photosynthesis in case of higher plants. So let's start the questions. So question number 1 हमारे पास यहाँ पर है. Joseph Priestley observed that when the mouse alone was placed in a closed bell jar with the burning candle, it was suffocated and the burning candle also extinguished. But when the mouse was placed with the mint plant in the same bell jar, the mouse stayed alive as well as the candle continued to burn. So what did he conclude from this experiment? तो जोसेफ प्रिस्ले ने जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, तो इसमें जब उसने बर्निंग कैंडल के साथ मतलब उस क्लोज्ड जॉर में एक माउस रखा था और एक उसने रखा था मिंट प्लांट, और जो कैंडल था दैट वाज कंटिन्यू टू बर्न. तो इसमें ये था कि बेटा माउस जो है वो एनिमल है, तो वो लगातार कंज्यूम करेगा ऑक्सीजन और लगातार वो रिलीज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. मिंट प्लांट जो है वो लगातार कंज्यूम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और रिलीज करते हैं ऑक्सीजन. तो इससे क्या हो रहा है कि वन ऑर्गेनिज्म इज कंज्यूमिंग ऑक्सीजन, अनदर वन इज कंज्यूमिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड बोथ आर प्रोड्यूसिंग द ऑपोजिट वन. तो देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द ऑक्सीजन, और उसी ऑक्सीजन के होने की वजह से माउस जो था वो जिंदा था एंड कैंडल वॉज ऑल्सो बर्निंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर. सो वट ही एक्चुअली कॉन्क्लूडेड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, ही कॉन्क्लूडेड फर्स्ट ऑप्शन, बर्निंग कैंडल रिमूव द एयर. बर्निंग कैंडल जो है वो एयर को रिमूव करती है, क्लियर, क्योंकि वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करती है. बी, मिंट प्लांट रीस्टोर द एयर. मिंट प्लांट जो है वो एयर को रीस्टोर करेगा क्योंकि ऑब्वियसली प्लांट है बेटा, तो प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करते हैं इनटू द एटमॉस्फेयर. सी है कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड फॉर द बर्निंग ऑफ द कैंडल. दैट इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट. तो सही ऑप्शन हमारे पास आएगा डी, कि बर्निंग कैंडल अगर एयर को रिमूव करती है तो उसी एयर को रीस्टोर करने का काम कौन करेगा? मिंट प्लांट करेगा, सो दैट दे बोथ कैन सर्वाइव. तो फर्स्ट का ऑप्शन हमारे पास यहां पर बनता है डी, दैट इज बोथ ए एंड बी. सेकेंड है द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द ऑक्सीजन. ऑक्सीजन को डिस्कवर्ड करने वाला साइंटिस्ट कौन था? प्रिस्ले, ए ऑप्शन. बी, इंजनहाउस. सी, एंगलमैन. और डी आपके पास है वैन नील. तो जिस साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम ऑक्सीजन को डिस्कवर्ड किया था अपने एक्सपेरिमेंट में, दैट वाज जोसेफ प्रिस्ले. इंजनहाउस ने नहीं किया था, एंगलमैन ने भी नहीं किया, वैन नील भी नहीं किया. जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन है वो साइंटिस्ट हमारे पास है जोसेफ प्रिस्ले. तो सेकंड का ऑप्शन हमारे पास है ए ऑप्शन. थर्ड क्वेश्चन है, जैन इंजनहाउस डिड एन एक्सपेरिमेंट विद एन एक्वेटिक प्लांट एंड कॉन्क्लूडेड दैट. जैन इंजनहाउस ने अपना जो एक्सपेरिमेंट था विच वाज एक्चुअली रिलेटेड टू द फोटोसिंथेसिस, वो बेटा कंडक्ट किया था एक्वेटिक प्लांट में. तो इसके बाद उसने क्या कॉन्क्लूड किया था? फर्स्ट ऑप्शन, प्लांट रिलीज द ऑक्सीजन, कि प्लांट जो है वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. ये तो आपके पास एक स्टेटमेंट हो गया. बी, ओनली ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट रिलीज द ऑक्सीजन. प्लांट का जो ग्रीन पार्ट है सिर्फ वही ऑक्सीजन रिलीज करेगा. सी, प्लांट रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड. ये तो ऑप्शन आप यहीं पर गलत कर दो क्योंकि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज करते हैं. Only green part of the plant release the carbon dioxide. Again not possible because carbon dioxide is not released by the plant, it is used by the plant. तो यहाँ पर अगर हम जैन इंजनहाउस के एक्सपेरिमेंट देखें जो कि उसने एक्वेटिक प्लांट पे कंडक्ट किया था, तो उसने नोटिस किया था कि जहाँ प्लांट का ग्रीन पार्ट है वहाँ पर बेटा पानी में बबल्स का फॉर्मेशन होता है. बबल फॉर्मेशन का मतलब होता है गैस का प्रोडक्शन, दैट इज अ ऑक्सीजन गैस. तो ओनली ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट रिलीज द ऑक्सीजन. दैट वाज कॉन्क्लूडेड बाय द जैन when he conducted the experiment on the aquatic plant. तो थर्ड का जो करेक्ट आंसर हमारे पास बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन. नंबर फोर्थ है, सनलाइट इज असेंशियल फॉर द प्लांट वाज कॉन्क्लूडेड बाय. कौन से एक्सपेरिमेंट से पता लगा था कि जो सनलाइट है वो प्लांट के लिए असेंशियल है? फर्स्ट ऑप्शन है जोसेफ प्रिस्ले.
बी ऑप्शन है जैन इंजन हाउस, सी ऑप्शन है वैन नील और डी ऑप्शन हमारे पास है नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर बेटा जोसेफ प्रिस्ले ने तो बेसिकली बात करी थी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की, सनलाइट की बात नहीं करी थी। वैन नील ने जो बात करी थी अगेन इट वाज रिलेटेड विद द ऑक्सीजन। जैन इंजन हाउस वाज द साइंटिस्ट who actually said कि सनलाइट इज असेंशियल फॉर द प्लांट बिकॉज सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस, जिसमें वो खाना बनाएंगे। तो फोर्थ का जो एग्जैक्ट आंसर हम लोगों के पास बनता है दैट विल बी द बी ऑप्शन। Number fifth, the first action spectrum of the photosynthesis was related to। एक्शन स्पेक्ट्रम में बेसिकली ये बताया जाता है कि जो विजिबल लाइट फॉल करती है प्लांट के ऊपर, उसमें अगर हम बात करें रेड और ब्लू लाइट की, वो ऐसे पार्ट हैं जहाँ पर हमें फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम देखने को मिलता है। दिस वाज द एक्शन स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले जो एक्शन स्पेक्ट्रम बनाया गया था वो किससे रिलेटेड था? सबसे पहला जो एक्शन स्पेक्ट्रम था बेटा वो एल्गी से रिलेटेड था। सबसे पहले वो एल्गी के केस में बनाया गया। आफ्टर दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड फॉर द हायर प्लांट्स। मिंट प्लांट नहीं आएगा, बैक्टीरिया में तो पॉसिबल ही नहीं है एक्शन स्पेक्ट्रम, ब्रायोफाइट में नहीं हुआ था, सबसे पहले एल्गी में बनाया गया था। तो फिफ्थ का जो एग्जैक्ट आंसर हमारे पास है दैट विल बी द ए ऑप्शन। नंबर 6 है हु प्रपोज दैट द ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द वाटर इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में नॉर्मली जैसे हम लिखते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तो सनलाइट की प्रेजेंस में बनता है खाना विच इज़ बेसिकली द ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन रिलीज होती है। अब ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से आएगी कि वाटर से आएगी, ये बेसिकली हमें किसने बताया था एक्सपेरिमेंटली। सो इट वाज एक्चुअली प्रूव्ड बाय द वॉन नील। वैन नील ने प्रूव्ड करा था कि जो भी ऑक्सीजन आपके फोटोसिंथेसिस में रिलीज होता है जिसको कि हम लोग यूज करते हैं, इट इज एक्चुअली कमिंग बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, नॉट फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड। एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट इससे रिलेटेड नहीं था। ब्लैकमैन ने फैक्टर्स की बात करी थी, वॉरबर्ग ने C2 साइकिल का बात करा था, जिस वजह से इन साइंटिस्ट का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो सिक्स्थ का जो एग्जैक्ट आंसर हमारे पास बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन। Neil concluded that the oxygen evolved by the green plant comes from the water and not from the carbon dioxide। ये नील ने conclude किया था and this was a radioisotope technique, X-ray crystallography, X-ray diffraction और D में है both B and C। So when you talk about the experiment of Neil where he concluded कि ऑक्सीजन वाटर से आती है कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आती है, तो ये बेटा रेडियो आइसोटॉपिक टेक्निक था। इट वॉज द टेक्निक बाय विच ही कॉन्क्लूडेड कि जो भी ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में रिलीज होगा इट इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द वाटर, इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्रिस्टेलोग्राफी नहीं था, डायफ्रैक्शन नहीं था, डी आपके पास वैसे ही गलत हो गया। तो सेवंथ का एग्जैक्ट आंसर कौन सा बनेगा? ए ऑप्शन। नंबर 8 में है विच वन इज द करेक्ट रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का बेटा करेक्ट रिएक्शन हमने बताना है। तो करेक्ट रिएक्शन में अगर हम सबसे पहले फर्स्ट रिएक्शन को देखें तो यहाँ पर CO2 प्रोड्यूस हो गया, ये तो बेटा वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। अगर आप यहाँ पर लास्ट रिएक्शन की बात करो फिर से CO2 बना दिया, ये भी गलत हो गया, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पर रिएक्शन की बात करें C, तो C में ऑक्सीजन के साथ वाटर तो है, एनर्जी भी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बेसिकली हम लोगों के पास ग्लूकोज का प्रोडक्शन नहीं हुआ जो कि मेन फूड बनता है। अब वो बन रहा है ऑप्शन बी में C6H12O6 विच इज़ बेसिकली द ग्लूकोज प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के रिलीज होंगे प्लस 6 बनेंगे वाटर। तो 8 नंबर क्वेश्चन में जो सही ऑप्शन हमारे पास बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन। आइडेंटिफाई द ए बी एंड सी इन द गिवन फिगर। अब ये जो गिवन फिगर है बेटा ये क्लोरोप्लास्ट का है जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है विच एक्चुअली कंटेन द क्लोरोफिल पिगमेंट। तो इस केस में अगर हम यहाँ पर बात करें बी की, तो बी बेसिकली हम लोगों के पास है ग्रेना, ग्रेना जो कि डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ग्रुप है पूरा। सी है मैट्रिक्स विच इज कॉल्ड स्ट्रोमा,
और जो ए है वो हम लोगों के पास है स्ट्रोमा लैमिले, जो कि ग्रैना को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करें तो ए हमारे पास है स्ट्रोमल लैमिले, बी हमारे पास है ग्रैना और सी हो गया स्ट्रोमा। तो सी स्ट्रोमा, बी ग्रैना, ए स्ट्रोमा लैमिले, तो एग्जैक्ट ऑप्शन कौन सा बना? बी। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर ए ऑप्शन देखो तो स्ट्रोमा वॉल लिखा है, ये गलत है। सी ऑप्शन को देखो तो बेटा यहाँ पर बी और सी गलत हो गए, और अगर डी ऑप्शन को देखूं तो स्ट्रोमा ग्रेन लिखा है, जो कि गलत है। तो 9 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा? दैट विल बी द बी ऑप्शन। नंबर 10 है कि वाई आर द डार्क रिएक्शन कॉल्ड सो। डार्क रिएक्शन को बेटा डार्क रिएक्शन क्यों बोला जाता है? डार्क रिएक्शन को डार्क रिएक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें ना बेसिकली हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करते हैं फॉर मेकिंग द फूड मटेरियल, और इसके लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नो लाइट इज रिक्वायर्ड, देयर इज नो लाइट रिक्वायरमेंट, द रिएक्शन डू नॉट डिपेंड ऑन द लाइट. So it do not depend upon the light. It never required the light for its occurrence. That is why it is called dark reaction. तो अगर आप ये बोलो कि वो डार्कनेस में होते हैं तो ये उसका रीज़न नहीं है. They are not light dependent. Light dependent नहीं है, ठीक है. Obviously they do not require the light, but you can't say कि they are not light dependent. They are not directly light driven. Now that is the correct statement जो आप इसमें दे सकते हो कि they are not occur due to the presence or due to the presence of the light. They are not stimulated by the light. They can occur in the dark. They can even occur in the light. लाइट से उनको कोई लेना देना नहीं है. लाइट होगी नहीं होगी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हो जाएंगे. ठीक है, तो 10 का जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बना दैट विल बी द सी ऑप्शन. नंबर 11 में है वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स विच आर फाउंड इन द प्लांट सेल वैक्यूल आर. प्लांट सेल वैक्यूल में जो वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स मिलते हैं, नीट 2016 में क्वेश्चन आ चुका है, कौन से पिगमेंट्स हैं हमारे पास? क्लोरोफिल नहीं होगा क्योंकि बेटा क्लोरोफिल मिलता है क्लोरोप्लास्ट में, तो ये हमें सेल वैक्यूल में नहीं मिल सकता. कैरोटीनॉइड अगेन हमें क्लोरोप्लास्ट में मिलता है, ठीक है. फिर आया एंथोसाइनिन जो कि पर्पल कलर का पिगमेंट है. इट इज़ प्रेजेंट इन केस ऑफ वैक्यूल, ये वैक्यूल में है. जेंथोफिल अगेन हमें कहाँ मिलता है? क्लोरोप्लास्ट में, तो वो सेल वैक्यूल में ही पूछ रहे हैं. तो 11th का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन, दैट इज एंथोसाइनिन पिगमेंट. A chromatography paper is shown to you and it is asked that which pigment is represented by the yellow color band on the paper. क्रोमेटोग्राफी के पेपर पे अगर आपको येलो कलर का बैंड नज़र आता है तो वो कौन से पिगमेंट को रिप्रेजेंट करता है? येलो कलर वाले की अगर देखो मैं बात करूं तो क्लोरोफिल ए और बी नहीं हो सकते बिकॉज दे आर मोस्टली ग्रीन और रेड ग्रीन इन कलर. जेंथोफिल इज द पिगमेंट विच गिव्स द येलो कलर. पॉरफायरिन इज नॉट अ पिगमेंट. तो जो पिगमेंट येलो कलर देगा उस क्रोमेटोग्राफी पेपर में वो किसको रिप्रेजेंट करता है? जेंथोफिल को. तो 12th का जो एग्जैक्ट आंसर हमारे पास बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन. What are the functions of the accessory pigment? Accessory pigments के फंक्शन क्या हैं? असेसरी वो होते हैं जो क्लोरोफिल के अलावा प्रेजेंट है, मतलब मेन तो आपका क्लोरोफिल पिगमेंट हो गया, उसके अलावा जो है वो असेसरी हैं जिनका मेन काम होता है लाइट को पकड़ के मेन पिगमेंट सेंटर को हैंड ओवर करना. एब्जॉर्ब द लाइट एंड ट्रांसफर टू द क्लोरोफिल ए, बिल्कुल करेंगे, सही है. प्रोटेक्ट द क्लोरोफिल फ्रॉम द फोटो ऑक्सीडेशन, बिल्कुल सही है. एक्सेसिव लाइट इंटेंसिटी से ब्रेकडाउन से वो क्लोरोफिल को बचाएंगे भी. दे आर द मेन पिगमेंट ऑफ द फोटो सिस्टम 1, ऐसा नहीं है, दे आर नॉट द मेन पिगमेंट, दे आर द असेसरी पिगमेंट. डी ऑप्शन में है बोथ ए एंड बी. तो 13th का जो राइट ऑप्शन हमारे पास बना दैट विल बी द डी ऑप्शन विच इंक्लूड बोथ ए एंड बी, और ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं फॉर द असेसरी पिगमेंट्स. नंबर 14 द मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन द प्लांट्स आर. प्लांट्स में जो ज़्यादा मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं विच प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फोटोसिंथेसिस, वो कौन कौन से हैं? क्लोरोफिल ए एंड सी लिखा है, ए है बट सी नहीं है.
ए के साथ डी है बी ऑप्शन में, डी नहीं है. इट इज एक्चुअली द क्लोरोफिल ए एंड द बी पिगमेंट विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन केस ऑफ प्लांट. डी में बेटा बी के साथ सी दिया है तो वो फिर से गलत हो जाएगा. तो 14 नंबर क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन बना दैट विल बी द सी ऑप्शन, कि एक हमारे पास है क्लोरोफिल ए पिगमेंट और एक है क्लोरोफिल बी पिगमेंट. बोथ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस. देन नेक्स्ट आता है नंबर 15, व्हेन द क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट एब्जॉर्ब द लाइट. क्लोरोप्लास्ट में जो पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं वो लाइट कब एब्जॉर्ब करते हैं? तो इसमें है कि दे बिकम रिड्यूस्ड. व्हेन दे एब्जॉर्ब द लाइट दे बिकम रिड्यूस्ड? नो. When they lose the potential energy? No. Their electron become excited. Now that is the correct statement, क्योंकि जो हमारे पास मेन पिगमेंट्स हैं जब इनके ऊपर बेटा सनलाइट गिरेगी, ठीक है, सो दिस इज द सनलाइट, दे लूज द इलेक्ट्रॉन एंड द इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द एक्साइटेड स्टेज. ग्राउंड लेवल से एक्साइट स्टेज पे आ जाता है. तो 15 का जो सही आंसर हम लोगों के पास बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन, देयर इलेक्ट्रॉन बिकम एक्साइटेड. क्वेश्चन नंबर 16 में है कि फोटोसिस्टम 1 हैज़ द एब्जॉर्प्शन पीक एट ए, फोटोसिस्टम 2 हैज़ द एब्जॉर्प्शन पीक एट बी. नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक. तो सबसे पहले 1 और 2 की बात करनी है हमने. तो 1 और 2 में हमेशा याद रखो बेटा कि अगर 1 और 2 की बात करें तो 1 में एब्जॉर्प्शन पीक आता है 700 नैनोमीटर में और 2 में आता है 680 नैनोमीटर में. ऑलवेज रिमेंबर PS1 700 नैनोमीटर, PS2 680 नैनोमीटर. तो सही ऑप्शन जो बनेगा 16 नंबर क्वेश्चन का दैट विल बी द सी ऑप्शन. लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जिसको LHC बोला जाता है, विच एक्चुअली हेल्प इन द हार्वेस्टिंग द सनलाइट सो दैट इट कैन बी यूज्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस पर्पस, वो बनता किस चीज़ का है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में बेटा क्या क्या प्रेजेंट है? एक तो मेन पिगमेंट होगा जो हमारा मेन पिगमेंट सेंटर बोलते हैं जिसको, उसके अलावा असेसरी पिगमेंट्स भी आ जाएंगे आपके पास, ठीक है. तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए यानी कि अकेला क्लोरोफिल ए लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा. वेरी फ्यू मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए अगेन नहीं बनाएंगे. 100 ऑफ पिगमेंट्स मॉलिक्यूल्स बाउंड टू अ प्रोटीन. नाउ दैट इज करेक्ट, ठीक है. मेन आपके पास जैसे क्लोरोफिल ए है, ये आपका मेन पिगमेंट है, मेन सेंटर है, उसके आसपास बहुत सारे असेसरी पिगमेंट्स आपके पास लगे हैं 100 नंबर में, सो दैट टुगेदर मेक द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स. तो डी अगेन गलत है क्योंकि उसमें DNA लिया हुआ है, दैट इज नॉट करेक्ट. तो 17 का जो करेक्ट आंसर हमारे पास बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन. 18 नंबर है फोटो सिस्टम इज मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. जो फोटो सिस्टम हम पढ़ते हैं, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2, जो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, वो फोटो सिस्टम बने किस चीज़ के हैं? तो फोटो सिस्टम्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ व्हाट? फर्स्ट है रिएक्शन सेंटर. रिएक्शन सेंटर होगा जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास है क्लोरोफिल ए. एंटीना मॉलिक्यूल, एंटीना मॉलिक्यूल वो हैं जो उसको सराउंड करेंगे आसपास, वो उसके एंटीना मॉलिक्यूल हैं. सी है रिएक्शन सेंटर एंड वाटर, ये गलत है, वाटर इज नॉट देयर. डी ऑप्शन में आता है बोथ ए एंड बी. तो किसी भी फोटो सिस्टम को अगर आप पिक करो, चाहे वो फोटो सिस्टम 1 है चाहे वो फोटो सिस्टम 2 है, एवरी फोटो सिस्टम इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट, जिसमें एक आता है रिएक्शन सेंटर और एक आता है एंटीना मॉलिक्यूल. तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द डी ऑप्शन. 19 नंबर क्वेश्चन में आपको बेटा इमर्जन एनहांसमेंट इफेक्ट दिया है. इमर्जन ने जो ये एक्सपेरिमेंट किया था इसमें इन्होंने ये बताया था कि अगर आप प्लांट को रेड और फार रेड लाइट ऑल्टरनेट करके प्रोवाइड करो तो फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी बढ़ती है, मतलब फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ता है, ठीक है. तो immersion enhancement effect and the red drop have been instrumental in the discovery of. इनका जो contribution रहा है वो किसके discovery में रहा है? इनका contribution रहा है ये बताने में कि अगर red और far red light आप use करो तो photosynthetic activity ज़्यादा है. अकेली रेड अकेली फार रेड करोगे तो उतनी ज़्यादा नहीं मिलती है. यानी कि 2 तरह के फोटो सिस्टम इन्वॉल्व हैं. फोटो सिस्टम 1 विच इज 680 नैनोमीटर
ठीक है, फोटो सिस्टम 2, तो एक है रेड और एक है फार रेड, दोनों का इन्वॉल्वमेंट रहेगा फोटोसिंथेसिस में। तो इनसे हमें ये पता लगा था कि देयर आर टू फोटो सिस्टम विच आर ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली, दैट इज PS1 PS2। यहाँ पर बेटा फोटो फॉस्फोराइलेशन या साइक्लिक ETC का नहीं पता लगा था। There was no clue for the photophosphorylation, there was no clue for the non-cyclic transport। आपको क्ल्यू किस चीज़ का मिला था कि दो तरह के फोटो सिस्टम ऑपरेट होते हैं, 1 and 2। वन इज़ फॉर 700 नैनोमीटर, अनदर इज़ फॉर 680 नैनोमीटर। तो 19 का जो सही आंसर हमारे पास बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन, और ये नीट 2016 में ऑलरेडी आ चुका है। नंबर 20, द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ETC इन द लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगा तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कैसे होता है, हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर मूव। तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट बेटा डाउनहिल होता है हमेशा इन टर्म्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, अपहिल नहीं होता है कभी भी, ऑलवेज रिमेंबर डाउनहिल होगा, सो दैट दे कैन मूव फ्रॉम वन एक्सेप्टर टू द अनदर एक्सेप्टर। तो 20th का जो सही ऑप्शन हमारे पास बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन। इट इज नेवर अपहिल, इट इज ऑलवेज डाउनहिल फ्रॉम वन टू अनदर। 21 में है द इलेक्ट्रॉन इन द रिएक्शन सेंटर ऑफ द PS1R। PS1 में जो रिएक्शन सेंटर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे स्टिमुलेट होते हैं। तो अगर मैं PS1 की बात करूं तो बेटा PS1 में एक्साइटेड साइमल्टेनियसली विद द PS2। जैसे PS1 को सपोज करो यहाँ पर लाइट मिली तो इलेक्ट्रॉन हो गया एक्साइटेड साइमल्टेनियसली विद द PS2, ऑब्वियसली PS1 से वो PS2 में ट्रांसफर हो जाएगा। एक्साइटेड साइमल्टेनियसली विद द P680, क्योंकि PS2 जो है वो P680 है, क्योंकि वो 680 नैनोमीटर की जो लाइट है वो एब्जॉर्ब करता है। एक्साइटेड साइमल्टेनियसली विद P700 ये नहीं होगा, क्योंकि P700 से तो निकल जाएगा वो। तो ऑप्शन बचा आपके पास D, विच इंक्लूड बोथ A एंड B। तो 20 का जो सही ऑप्शन हमारे पास बनेगा दैट विल बी द D ऑप्शंस। 22 हमारे पास है इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर थ्रू द ETC ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। जो हमारे पास लाइट रिएक्शन में बेटा हाइड्रोलिसिस होता है, हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है वाटर का ब्रेकडाउन, और ये लाइट की प्रेजेंस में होगा। तो जब पानी टूटेगा H पॉजिटिव OH, ठीक है, आपके पास निकलेगा, प्लस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ये ट्रांसफ़र कहाँ पे होते हैं, अल्टीमेटली किसके पास जाते हैं इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे एक्सेप्टर के पास। जो फाइनल एक्सेप्टर है जो इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो वो है बेटा निकोटीना एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, which is called NADP positive, so that it reduce to become NADPH plus H positive. That is the acceptor. तो 22nd का जो सही ऑप्शन बनेगा that will be the C option. द Z स्कीम ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, Z स्कीम की बात करी जा रही है। Z स्कीम में जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर फोटो सिस्टम 2 है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, एक्सेप्टर के पास गया, फाइनली 1 के पास आया, फिर वहाँ पर एक्साइट हो गया, सो इट रिजेंबल द शेप ऑफ Z। तो इसको बोलते हैं Z स्कीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। तो जो चला गया वो वापस नहीं आएगा, देयर इज नो साइक्लिंग। तो 23rd में नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट होके दूसरे के पास चला गया तो वो वापस नहीं आता बेटा। तो Z स्कीम जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। तो 23rd का जो आंसर होगा दैट विल बी द बी ऑप्शन। 24 में जो डायग्राम है बेटा वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का है, ETC का, और इसमें आपने ABCD को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो अगर हम आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो जो A है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है जो कि इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा। B जो है वो बेसिकली हम लोगों के पास है ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सबस्ट्रेट, जो इलेक्ट्रॉन को आगे आगे ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये हो गया ETS।
फिर वो गया दूसरे फोटो सिस्टम के पास, वहाँ से फिर से वो एक्साइट हुआ और एक्सेप्टर के पास गया। अब वो जो एक्सेप्टर हम लोगों के पास है वो है फोटो सिस्टम 2, ये फोटो सिस्टम 2, क्लियर। तो ये इसने इसको हैंड ओवर कर दिया। तो अगर मैं सबसे पहले यहाँ पर बात करूँ ए, तो ए हम लोगों के पास है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, बी ETS, सी जो है वो बेसिकली हमारा है फोटो सिस्टम 2, ये सारा फोटो सिस्टम 2 है और उसने देना है इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 यानी कि हमारे डी को। तो करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन, बिकॉज बाकी में कॉम्बिनेशन नहीं है बेटा। तो 24 का राइट ऑप्शन कौन सा बना? ए। 25th है द प्रोटॉन आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन इनटू द ल्यूमन। प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है अक्रॉस द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन इनटू द ल्यूमन बिकॉज, क्यों किया जाता है ये पूछ रहे हैं आपसे। इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर टू द हाइड्रोजन कैरियर इन विच इट इज प्रेजेंट ऑन द इनर मेम्ब्रेन, क्लियर। तो अक्रॉस द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन इनटू द ल्यूमन, ये सपोज हमारे पास है थाइलाकोइड और ये थाइलाकोइड का बेटा ल्यूमन है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ भेजे जाते हैं, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर टू द हाइड्रोजन कैरियर इन विच इट इज प्रेजेंट ऑन द इनर सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि वो जो कैरियर है बेटा जो ट्रांसपोर्ट करेगा वो इनर मेम्ब्रेन के ऊपर है यहाँ पर, इसी वजह से वो प्रोटॉन को ट्रांसफर करता है ल्यूमन में। पॉइंट इज क्लियर। तो 25th का करेक्ट ऑप्शन बना ए ऑप्शन। 26 NADP reductase एंजाइम इज प्रेजेंट ऑन द। अब जो NADP reductase एंजाइम है वो बेसिकली हम लोगों के पास एंजाइम है जो कि ETC में इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो पहला है ल्यूमन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, नो। lamellae side of the membrane, no. It is actually present over the inner membrane of thylakoid, that is toward the stromal side of the membrane. कहाँ present है? That is on the C. तो 26 का सही ऑप्शन क्या बनेगा? C बनेगा। प्रोटॉन ग्रेडियंट इज वेरी इंपॉर्टेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन बिकॉज, प्रोटॉन ग्रेडियंट क्यों ज़रूरी है? प्रोटॉन ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस इन द H पॉजिटिव कंसंट्रेशन, मतलब मेम्ब्रेन के एक साइड H पॉजिटिव ज़्यादा है दूसरी साइड कम है, तो दैट विल मेक अ प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट क्यों ज़रूरी है मेम्ब्रेन के लिए? सबसे पहला है बिल्डिंग अप ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट रिलीज द एनर्जी। सेकेंड है बिल्डिंग अप ऑफ अ प्रोटॉन ग्रेडियंट इंक्रीज द pH टुवर्ड द ल्यूमन साइड ऑफ द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। सी है ब्रेक डाउन ऑफ द प्रोटॉन ग्रेडियंट रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है। ब्रेक डाउन ऑफ द प्रोटॉन ग्रेडियंट रिलीज द एनर्जी। नाउ दिस इज द पॉइंट जो हमने देखना है 27 में। 27 में अगर प्रोटॉन ग्रेडियंट में प्रोटॉन मेम्ब्रेन के एक तरफ ज़्यादा हैं दूसरी तरफ कम है, तो मेम्ब्रेन में होता है चैनल जिसको बोलते हैं F0 F1 चैनल। तो यहाँ से प्रोटॉन पास आउट करेगा, जैसे ही प्रोटॉन पास आउट करेगा ADP प्लस PI कंबाइन होके क्या बनाते हैं? ATP। तो जब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट आप तोड़ोगे, मतलब जब आप प्रोटॉन का मूवमेंट कराओगे, तो ये जब ग्रेडियंट टूटेगा तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी विच इज कॉल्ड ATP। तो 27 का जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा दैट विल बी द डी ऑप्शन। आइडेंटिफाई द ABCDE फ्रॉम द गिवन फिगर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंगली। अब अगर आप यहाँ पर बेटा बात करो फिगर की, तो यहाँ पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन आपको दिखाया है जिसमें ATP बनेगा। तो 28 में अगर मैं A की बात करूँ तो A हम लोगों के पास है फोटो सिस्टम 2, ठीक है। फिर उसके बाद B पे चलते हैं। B हम लोगों के पास यहाँ पर क्या है? B हो गया फोटो सिस्टम 1, डेफिनेटली वो 1 हो गया। उन दोनों के बीच में C है, तो C जो है वो साइटोक्रोम हो गया, C फॉर साइटोक्रोम, जो कि ETC का पार्ट है, जिस वजह से ल्यूमन में H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। H पॉजिटिव बढ़ेगा, ठीक है, तो डेफिनेटली फिर क्या होगा? H पॉजिटिव बढ़ेगा तो D जो है वो ल्यूमन है, तो ल्यूमन में अगर H पॉजिटिव बढ़ा तो इससे प्रोटॉन ग्रेडियंट बन गया। प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा तो डेफिनेटली ATP फॉर्मेशन होगा। तो बाहर ये दिया है E का मतलब है स्ट्रोमा यानी कि मैट्रिक्स। तो PS2 PS1 साइटोक्रोम B, देन C, देन D ल्यूमन, E स्ट्रोमा।
तो ये हो गया हम लोगों के पास डी ऑप्शन, जो इसके लिए बिल्कुल करेक्ट है. If the green plants are incubated with the O18 labeled water, which molecule will become radioactive from the given option? अगर आपने वाटर लिया जिसमें कि जो ऑक्सीजन है वो O18 है, मतलब वो रेडियो एक्टिव है, तो आपको पता है अगर आप ऐसा वाटर लेके फोटोसिंथेसिस करते हो तो जब ये ग्लूकोज बनेगा तो इसमें ऑक्सीजन रिलीज होगी, एंड दिस ऑक्सीजन इज कमिंग फ्रॉम द वाटर, इट इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड. तो कौन सा प्रोडक्ट है जो कि रेडियो एक्टिव आपको देखने को मिलेगा अगर आप रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन यूज़ करते हो वाटर में? ठीक है, तो 29 में ऑब्वियसली बेटा आंसर क्या बना? ऑक्सीजन. जो ऑक्सीजन रिलीज होगी वो पानी से आएगी, पानी में रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन है, तो डेफिनेटली ऑक्सीजन शुड बी रेडियो एक्टिव इन नेचर. इट इज़ नॉट वाटर, नॉट कार्बन डाइऑक्साइड, नॉट एटीपी. तो 29 का सही ऑप्शन बना ए ऑप्शन. 30th में है कि ना क्लोरोप्लास्ट में द हाईएस्ट नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स आर फाउंड इन. क्लोरोप्लास्ट में सबसे ज़्यादा प्रोटॉन कहाँ मिलते हैं? नीट 2016 में क्वेश्चन आ चुका है आपके पास. तो डेफिनेटली बेटा अभी अभी हमने डायग्राम देखा था पीछे थाइलाकॉइड का, ये डायग्राम है थाइलाकॉइड विच इज़ अ डिस्क प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट. ये है ल्यूमन ऑफ थाइलाकॉइड, जिसमें कि लगातार प्रोटॉन को पंप किया जाता है ताकि प्रोटॉन ल्यूमन में क्या हो जाए? हाईएस्ट कंसंट्रेशन पे, सो दैट देयर इज अ प्रोटॉन ग्रेडियंट, and that gradient can be used for making the ATP energy. तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है ल्यूमन ऑफ थाइलाकॉइड, दैट इज करेक्ट. बी ऑप्शन में इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है जो गलत है, एंटीना कॉम्प्लेक्स नहीं करता है. स्ट्रोमा तो बेटा बाहर हो गया, बाहर नहीं अंदर करना है डिपॉजिट. तो 30th का राइट आंसर कौन सा होगा? दैट विल बी द ए विच इज कॉल्ड ल्यूमन ऑफ थाइलाकॉइड. 31 में है ऑक्सीजन एवोल्यूशन इज कनेक्टेड विद व्हाट? ऑक्सीजन का फॉर्मेशन किससे कनेक्टेड है? ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कनेक्टेड है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. फोटोलाइसिस ऑफ वाटर का मतलब होता है लाइट की प्रेजेंस में पानी का टूटना. पानी टूटेगा तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा, सीधी सी बात है, ठीक है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा. अब फोटोलाइसिस हमें कहाँ देखने को मिलता है? इट इज़ आइदर विद द PS1 और विद द PS2. तो कौन सा सिस्टम है जिसमें फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा? फोटो सिस्टम 2, नॉट विद द 1, नॉट विद द साइक्लिक. RUBP का इसमें कोई रोल नहीं है. फोटोलाइसिस ऑफ वाटर किसका रिएक्शन है? इट इज़ द लाइट रिएक्शन, जिसके लिए लाइट का होना ज़रूरी है क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में पानी टूटेगा, तो उसके लिए हमें चाहिए फोटो सिस्टम 2. तो 31 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा बना? ए ऑप्शन. 32 में इन टर्म्स ऑफ द स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस विद इन द क्लोरोप्लास्ट, what is the advantage of the light reaction producing ATP and NADPH2 on the stromal side of the thylakoid membrane? तो इसका क्या एडवांटेज आपको मिलेगा? अगर आप स्पेशियल अरेंजमेंट की बात करो तो इसका ये एडवांटेज है कि जब हमारे पास ये चीज़ें बनेंगी, कौन? ATP और NADPH2, ये बनती है लाइट रिएक्शन में और इनको नाम दिया जाता है रिड्यूसिंग पावर का. इन्हीं को यूज़ करके हम आगे जाके क्या करते हैं? मैट्रिक्स में कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं. फिक्स करने का मतलब होता है ग्लूकोज बनाना, जैसे C3 साइकिल, C4 साइकिल, ठीक है. तो पहला ऑप्शन है वाटर इज मोर इन थाइलाकॉइड, गलत है. लाइट रिएक्शन अक्कर इन स्ट्रोमा, नो, लाइट रिएक्शन हमेशा थाइलाकॉइड में होता है, स्ट्रोमा में नहीं होता. डार्क रिएक्शन और कैल्विन साइकिल अक्कर इन द ग्रेना, नीड ATP एंड NADPH2, क्लियर. ये भी नहीं है. द कैल्विन साइकिल विच ATP एंड NADPH2 कंज्यूम अक्कर इन द स्ट्रोमा. जो कैल्विन साइकिल है वो स्ट्रोमा में होता है और वो ATP और NADPH2 कंज्यूम करता है. इसीलिए जब NADPH2 और ATP बनेगा तो उनको स्ट्रोमल साइड पे रिलीज कर दिया जाता है ताकि उनको आगे यूटिलाइज करा जा सके फॉर द कैल्विन साइकिल विच इज कॉल्ड C3 साइकिल. तो 32 का जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा दैट विल बी द डी ऑप्शन. नेक्स्ट है बेटा 33 नंबर क्वेश्चन, द प्रोसेस विच मेक द मेजर डिफरेंस बिटवीन द C3 एंड द C4 प्लांट.
2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। C3 प्लांट वो हैं जिनमें C3 साइकिल होगा, C4 प्लांट वो हैं जिनमें हैच एंड स्लैक पाथवे होगा। इन दोनों में जो मेजर डिफरेंस हमें देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है फोटो रेस्पिरेशन में, कि अगर ऑक्सीजन ज़्यादा हो गई सराउंडिंग में तो फोटोसिंथेसिस जो है वो रुक जाता है, दैट इज कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन। तो फोटो रेस्पिरेशन को बेटा शॉर्ट में C2 साइकिल भी बोला जाता है। तो फोटो रेस्पिरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बिटवीन द C3 एंड द C4 प्लांट। इट इज़ नॉट ग्लाइकोलाइसिस क्योंकि वो कॉमन है, कैल्विन साइकिल C3 में होगा, C4 में वैसे भी नहीं होता। रेस्पिरेशन का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, तो 33 का जो एग्जैक्ट आंसर बनेगा दैट विल बी द C ऑप्शन। 34 इन केस ऑफ द डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन उनको बोला जाता है जिनके लिए लाइट का होना ना होना कोई मैटर ही नहीं करता। और डार्क रिएक्शन में जनरली हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करते हैं फॉर मेकिंग द ऑर्गेनिक फूड मटेरियल। और डार्क रिएक्शन जनरली कहाँ होता है, स्ट्रोमा यानी कि मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पर बेटा जो रीजनरेशन ऑफ RUBP है उसको क्या चाहिए, रीजनरेशन का मतलब होता है RUBP का वापस बनना। जब C3 साइकिल होता है ना, C3 साइकिल मीन्स केल्विन साइकिल, तो उसमें RUBP को हम बार बार रीजनरेट भी करते हैं क्योंकि उसका यूटिलाइजेशन भी चल रहा है, तो साथ साथ में उसको बनाना भी ज़रूरी है। तो बनाने के लिए डेफिनेटली वी हैव टू स्पेंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP फॉर द रीजनरेशन ऑफ RUBP। तो 34 का जो एग्जैक्ट आंसर हमारे पास बनेगा दैट विल बी द B ऑप्शन, इन विच देयर इज अ कंजम्पशन ऑफ 1 molecule of ATP for the regeneration of RUBP. What is RUBP? It is ribulose biphosphate, ribulose 1,5-biphosphate. 35 है every carbon dioxide molecule entering the Calvin cycle. Calvin cycle is basically the C3 cycle which is used for the carbon dioxide fixation. तो जब कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल उसमें एंटर करेगा तो क्या चाहिए, एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की फिक्सेशन के लिए हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए 2 molecules of NADPH which is a reducing power, 3 molecule of ATP for its fixation। 2 मॉलिक्यूल तो हमें बेटा NADPH के चाहिए और 3 मॉलिक्यूल हमें ATP के चाहिए फॉर द फिक्सेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर एवरी कार्बन डाइऑक्साइड। तो 35 का आंसर क्या बनेगा, ए। ठीक है, वेरिएबल नहीं है, एक फिक्स्ड अमाउंट है। और सिर्फ NADPH नहीं चाहिए, दोनों चाहिए, और फिक्स्ड अमाउंट है 2 मॉलिक्यूल NADPH के और 3 मॉलिक्यूल ATP के। तो 35 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा बना, ए ऑप्शन। इन द डार्क साइकिल 1 मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूकोज फॉर्मेशन नीडेड। अगर डार्क साइकिल में C3 साइकिल में आप एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनाते हो तो उसके लिए क्या चाहिए आपको। अब आप ये देखो कि ग्लूकोज में बेटा C6H12O6 कंडीशन है, मतलब आपको 6 कार्बन चाहिए, यानी कि यू वांट 6 कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि आपको 6 बार वो साइकिल घुमाना पड़ेगा। अब एक बारी की कार्बन डाइऑक्साइड में कंज्यूम होंगे 2 NADPH2 और 3 ATP, और हमें यहाँ पर करने हैं 6, तो 6 × 2 कितना हो गया, 12 हो गया। तो 12 आपके पास आ गए NADPH2 और 6 × 3 कितना हो गया, 18, तो 18 आपके पास हो गए ATP। तो इतना कंजम्पशन होगा आपके पास डार्क साइकिल में। ठीक है, तो डार्क साइकिल में वी रिक्वायर 18 ATP एंड 12 NADPH। कैसे है वो मैंने क्लियर कर दिया बेटा। तो 36 का आंसर कौन सा बनेगा, डी आंसर। 37 हाउ मेनी टर्न्स ऑफ द कैल्विन साइकिल प्रोड्यूस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। अब बात वहीं आ जाती है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, 6 कार्बन है, तो 1 कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब होता है 1 कार्बन, तो 6 कार्बन का मतलब हो गया कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड, तो मतलब आपको 6 साइकिल करने पड़ेंगे, 6 साइकिल्स और 6 टर्न्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। क्योंकि एक बारी की टर्न में 1 कार्बन फिक्स होती है, तो उसमें 6 कार्बन है, तो आपको 6 टर्न्स करने पड़ेंगे। तो 37 का एग्जैक्ट आंसर हमारे पास है बी, दैट इज द 6 टर्न्स।
38 में है जनरली द प्लांट्स अडेप्टेड टू द ड्राई ट्रॉपिकल कंडीशन। ड्राई ट्रॉपिकल कंडीशन जहाँ टेम्परेचर बहुत हाई है, ठीक है, लाइट इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, पानी कम है, वहाँ के प्लांट जनरली किस चीज़ के लिए अडेप्टेड होते हैं? वहाँ के प्लांट बेटा जनरली अडेप्टेड होते हैं C4 पाथवे के लिए। C5 तो होता नहीं है, C3 ड्राई ट्रॉपिकल कंडीशन में नहीं हो सकता, C2 नहीं होगा, C4 होगा, दैट इज़ अ हैच एंड द स्लैक पाथवे, ठीक है, वहाँ के लिए इट इज़ मोर अडेप्टेड। क्लियर? तो सही आंसर 38 का कौन सा बना? डी ऑप्शन। 39 क्रेन्स एनाटॉमी इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ। क्रेन्स एनाटॉमी बेसिकली क्या है कि हमारे पास जो बंडल शीथ सेल्स हैं, ठीक है, पर्टिकुलर हमारे पास क्या होगा कि एक तो बेटा मीजोफिल सेल्स हैं, एक हमारे मीजोफिल सेल्स हैं और एक बंडल शीथ सेल्स हैं। दोनों में डिफरेंट तरह का क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है और ऐसे वजह से इनको नाम दिया जाता है क्रेन्स एनाटॉमी बिकॉज दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। सो दिस काइंड ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज बेसिकली नोन एज द डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। मीजोफिल सेल में अलग है, बंडल शीथ में अलग है, तो इट इज कॉल्ड क्रेन्स एनाटॉमी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है बेटा C4 प्लांट का, जिसमें होता है C4 साइकिल यानी कि हैच एंड स्लैक पाथवे। तो 39 का एग्जैक्ट आंसर कौन सा बनेगा? डी ऑप्शन। 40 में है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फोटो रेस्पिरेशन आर ट्रू। फोटो रेस्पिरेशन का मतलब हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? C2 साइकिल की। फोटो रेस्पिरेशन इज अ मेटाबॉलिकली एक्सपेंसिव पाथवे, बिल्कुल सही है, एनर्जी प्रोड्यूस तो नहीं करता लेकिन उल्टा एनर्जी खर्च जरूर कर देता है, ठीक है। फोटो रेस्पिरेशन इज अवॉइडेड व्हेन द कार्बन डाइऑक्साइड इज अबंडेंट, ये भी क्लियर है। फोटो रेस्पिरेशन रिजल्ट इन द लॉस ऑफ द यूजेबल कार्बन डाइऑक्साइड, लॉस भी हमें देखने को मिलता है, इसलिए एक वेस्टफुल प्रोसेस माना जाता है ये प्लांट में, प्लांट के लिए कोई बहुत बेनिफिशियल नहीं माना जाता। तो इसमें जो एग्जैक्ट आंसर बनेगा 40 का, दैट विल बी द डी ऑप्शन। 41 में है प्लांट इन योर गार्डन अवॉइड द फोटो रेस्पिरेटरी लॉस, हैज इम्प्रूव्ड वाटर यूज एफिशिएंसी, show high rate of photosynthesis at a high temperature and has improved efficiency of the nitrogen utilization। तो ये वाला प्लांट कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है? नीट 2016 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो अगर वो हाई टेम्परेचर को फेस कर सकता है, हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी शो कर सकता है, लॉस को भी प्रिवेंट कर सकता है, वाटर लॉस को, ठीक है, तो वो बेटा C4 ही कर सकता है क्योंकि C4 में क्रेन्स एनाटॉमी है एंड C4 आर एक्चुअली अडेप्टेड टू दीज काइंड ऑफ कंडीशन। क्लियर? तो C4 प्लांट जिनमें कि C4 साइकिल ऑपरेट होगा जो कि ड्राई ट्रॉपिकल कंडीशन में है, दे विल शो दीज काइंड ऑफ द कैरेक्टर। कैम वाले नहीं शो कर सकते, नाइट्रोजन फिक्सर नहीं करेंगे, C3 भी नहीं करेंगे। तो 41 का जो एग्जैक्ट आंसर हमारे पास बना, दैट विल बी द ए ऑप्शन। In which of the following cells of a C3 leaf would you find the highest concentration of the enzyme Rubisco? रुबिस्को जो एंजाइम है वो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करवाता है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम। तो C3 में इसका सबसे हाईएस्ट कंसंट्रेशन हमें कहाँ मिलेगा? ऑब्वियसली मीजोफिल सेल में, बंडल शीथ में नहीं है, एपिडर्मल में नहीं है, सबसे ज़्यादा कहाँ प्रेजेंट है? मीजोफिल में। तो 42 का आंसर कौन सा आएगा? बी ऑप्शन। 43 which of the following begins the Calvin cycle and it is the commitment step that result the entire pathway being carried out। commitment step, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले कैल्विन साइकिल का मतलब C3 साइकिल। तो C3 साइकिल में प्राइमरी एक्सेप्टर कौन होता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है RUBP, ribulose 1,5 biphosphate to form 3-phosphoglyceric acid. So it is a 3 carbon containing compound, that is why it is called C3 cycle. So this is the most important step, that is the C option.
C3 plants show optimum photosynthesis. Optimum मतलब maximum photosynthesis वो आपको कहाँ show करेंगे? तो maximum photosynthesis वहाँ show करेंगे जहाँ high CO2 present होगा. Because obviously they receive the carbon dioxide, they fix the carbon dioxide, they have the primary acceptor which is called RUBP जो कि carbon dioxide के साथ bind करके अपना product बनाता है. तो 44 का सही option हमारे पास बनेगा. That will be the B option. फिर आता है 45th, द प्लांट दैट रिस्पॉन्ड टू द हायर टेम्परेचर एंड शो द हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. जो हाई टेम्परेचर को भी रिस्पॉन्ड करेंगे और हाई टेम्परेचर के बावजूद भी वो हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आपको शो करेंगे. अफेक्ट नहीं होते हैं क्योंकि वो उसके लिए अडेप्टेड हैं बिकॉज दे हैव द क्रेन्स एनाटॉमी. सो दैट इंक्लूड द C4 plant which have the specialization of the bundle sheath cell that shows the Krebs anatomy. They have two type of the chloroplast. That is why they are adapted to the high temperature condition. तो 45th का जो correct option हमारे पास बनेगा that will be the A option, which include the C4 plant that are better adapted to the high temperature and still they show the high rate of photosynthesis. Clear? So that's all for this lecture. Hope you are enjoying the benefits of our lecture. Thank you and bye bye.